दोस्तों, आज हम जिस केस के बारे में बात करने जा रहे हैं वो शायद आज़ाद भारत के इतिहास में अपनी तरह का एक अकेला केस है। ऐसा नहीं है कि इस तरह का क्राइम पहले हुए नहीं, लेकिन जिस एक्सट्रीम लेवल पर इसे किया गया और इसके पीछे जो वजह थी वो ही अपने आप में बहुत अजीब थी। और आप देखेंगे कि कैसे एक आदमी को जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बीमारी थी, जो इम्पोर्टेंट था, मर्दानेपन की कमी थी, उसका एक लड़की उसके मर्दानेपन को लेकर मजाक उड़ाती है। और यहाँ से शुरू होता है एक दौर सीरियल किलिंग का, दौर मासूम बच्चों की मौत का, और दौर 3 साल तक चली एक खौफनाक कहानी का जिसने करीब 18 बच्चों की ज़िंदगी ली। कम से कम ऑन रिकॉर्ड तो 18 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है इस केस में। दोस्तों, देर किए बिना शुरू करते हैं आज की कहानी। तो बात है दिल्ली के पास नोएडा के सेक्टर 31 की। सेक्टर 31 में गांव जिसका नाम निठारी है, जिसके एक तरफ पॉश इलाका है तो दूसरी तरफ स्लम इलाका है, बिल्कुल हिंदुस्तान की हालत को बयान करता हुआ। तो यहाँ पर कई लोग जो रईस थे, रसूखदार थे, उनकी अपनी कोठियाँ थी, जिसमें से एक कोठी थी कोठी नंबर D5। अब ये D5 नंबर कोठी थी, इसके आसपास कुछ गरीब लोग भी रहा करते। और इस कोठी का जो मालिक था उसका नाम था मुनिंदर सिंह पंढेर। मुनिंदर सिंह पंढेर एक रईस शख्स, चंडीगढ़ का रहने वाला और काफ़ी अमीर बिजनेसमैन। तो इसके पीछे स्टोरी ये है कि सन 2000 में नोएडा में वो एक कोठी खरीदता है, लेकिन आफत ये थी उसको काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था, तो कोठी की देखभाल के लिए उसको कोई अर्दली चाहिए था। तो मुनिंदर सिंह पंढेर के एक दोस्त थे जो कर्नल थे। तो कर्नल साहब के यहाँ एक नौकर काम करता था जिसका नाम था सुरेंद्र कोहली। सुरेंद्र कोहली भी सन 2000 में नोएडा आया था रोज़गार की तलाश में, एक छोटे से गांव से, इस उम्मीद में कि शहर जाकर 2 वक्त का खाना मिल जाएगा, रोज़गार मिल जाएंगे, कुछ पैसे मिल जाएंगे ताकि घर भेज सकें। अब ये सन 2000 में कर्नल साहब के यहाँ काम पर लग जाता है। बहुत अच्छा खाना बनाता था वैसे ये। अब सन 2000 से 2003 आ जाता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि पुंढेर को ज़रूरत थी ही एक नौकर की जो घर को संभाल तो सके ही, साथ ही खाना भी बना दे और भरोसेमंद भी हो। तो यहाँ पर कर्नल साहब पुंढेर को सुरेंद्र कोहली का नाम सजेस्ट करते हैं और जल्द ही सुरेंद्र कोहली कर्नल साहब का घर से शिफ्ट हो जाता है पुंढेर के घर में। अब स्टोरी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आ जाते हैं सन 2006 में। दिन था 15 दिसंबर का। एक लड़की जिसका नाम पायल, वो कोठी नंबर D5 के सामने से गायब हो जाती है। पायल का पिता नंदलाल पेशे से मजदूरी करता, ऑटो चलाता और कुल मिलाकर जैसे तैसे अपनी गुजर बसर कर रहा था। अब चूंकि पायल को गायब हुए 2-3 रोज बीत चुके थे, तो घबराकर नंदलाल पुलिस स्टेशन जाता है FIR दर्ज करवाने। लेकिन उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाता है जैसा कि ज़्यादातर गरीबों के साथ किया जाता है और उससे डांट डपट कर भगा दिया जाता है। लेकिन जब नंदलाल जिद पर अड़ जाता है तो पुलिस वाले उनसे पायल की उम्र पूछते हैं। जब नंदलाल बताता है कि उसकी बेटी की उम्र रही होगी कम से कम 15 से 16 साल के बीच, तो पुलिस वाले कहते हैं कि चली गई होगी अपने बॉयफ्रेंड या किसी आशिक के साथ, चिंता ना करो, आ जाएगी। अब यहाँ नंदलाल पुलिस से कहता है कि उसको पता है कि उसकी बेटी कहीं गई नहीं है, लेकिन उसका अपहरण हुआ है और वो D5 नंबर की जो कोठी है उसके सामने से गायब हुई है, क्योंकि उसने खुद तफ्तीश की है और तफ्तीश में उसे पता लगा है कि उसकी बेटी एक दिन ऑटो में बैठकर कोठी नंबर D5 में गई थी और उसके बाद वो कभी नहीं लौटी। जब पुलिस उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती। हाँ, एक बात और मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे थे जिनके गायब होने की खबर आ रही थी, लेकिन लोग गरीब थे तो कोई पुलिस में कंप्लेंट करता नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि उनकी जो कोई फरियाद है कोई सुनेगा नहीं, उनकी सुनवाई कहीं होनी है नहीं। लेकिन नंदलाल कुछ अलग बंदा था। तो अब नंदलाल क्या करता है कि वो कोर्ट में अपील करता है, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है, वहाँ पर दरख्वास्त करता है कि किसी तरह उसकी बेटी को ढूंढने में उसकी मदद की जाए। कोर्ट भी इस मामले को सीरियसली लेती है और पुलिस के नाम एक आदेश जारी करती है कि नंदलाल के केस की तफ्तीश की जाए। अब यहाँ पर नंदलाल ने रिपोर्ट तो दर्ज करवा दी थी, साथ ही साथ वो खुद भी अपनी तफ्तीश एक तरफ जारी रख रहा था। तो जब पुलिस को मजबूरी में केस अपने हाथ में लेना ही पड़ता है, तो नंदलाल पुलिस से कहता है कि उसकी बेटी 15 जून की तारीख को घर से ऑटो में बैठी और कोठी नंबर D5 के सामने जाकर उतरती है। कोठी के अंदर जाती है लेकिन फिर कभी बाहर नहीं आती। लेकिन जाने से पहले वो ऑटो ड्राइवर को कहती है कि
आप वेट कीजिए, मैं अंदर से आकर आपको किराए के पैसे देती हूँ। तो उधर ड्राइवर लड़की के आने का वेट करता है, लेकिन जब काफ़ी वक्त बीतने के बाद भी पायल बाहर नहीं आती तो ऑटो ड्राइवर कोठी का दरवाज़ा खटखटाता है, इस उम्मीद में कि शायद लड़की दरवाज़ा खोले और उसे अपनी मजदूरी मिल जाए। लेकिन जब दरवाज़ा खुलता है तो वो देखता है कि एक आदमी ने वो दरवाज़ा खोला है और वो आदमी अपना नाम सुरेंद्र कोहली बताता है। ऑटो ड्राइवर जब कहता है कि यहाँ एक लड़की आई है, मैंने उसे छोड़ा है और वो इसी घर में आई है, मुझे उससे किराया लेना है, तो सुरेंद्र कोहली कहता है कि यहाँ ऐसी कोई लड़की नहीं आई और हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हुई हो, लेकिन यहाँ कोई लड़की नहीं आई। ऑटो ड्राइवर जिद पड़ जाता है कि उसने इस लड़की को इसी घर में जाते हुए देखता है, लेकिन सुरेंद्र कोहली साफ मना कर देता है कि यहाँ पर ऐसी कोई लड़की आई ही नहीं। ऑटो ड्राइवर मन महसूस कर रह जाता है, लेकिन जब नंदलाल अपनी तफ्तीश करता है तो वो अपनी तफ्तीश में इस ऑटो ड्राइवर को ढूंढ निकालता है और इसे पुलिस के सामने पेश करता है। और इसकी निशानदेही पर पुलिस को ये बात कन्फर्म हो जाती है कि पायल D5 नंबर की कोठी में गई थी। लेकिन सवाल ये कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। इस बीच जब मुनिंदर सिंह पुंढेर को इस बात की भनक लगती है तो वो अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जरिए इस जांच को रुकवाने के लिए कोशिश भी करता है, लेकिन इलाहाबाद कोर्ट आदेश देती है कि छानबीन जारी रखी जाए। इस बीच इस इलाके से छोटे छोटे कई बच्चे गायब हो चुके ही थे, तो नंदलाल उनके पेरेंट्स को भी कहता है कि आप लोग भी अपनी शिकायत लेकर जाइए। तो नंदलाल को देखकर इन गरीब लोगों की भी हिम्मत बढ़ती है और एक एक करके कई लोग अपने बच्चों की मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अब पुलिस वालों की हवा खराब कि ये मामला तो दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है और अब एक बच्ची के मिसिंग का मामला नहीं है, लगभग बहुत ज़्यादा लोग गायब हुए हैं, तो बहुत लोगों की मिसिंग का मामला है। तो अब पुलिस मजबूर थी, तो पुलिस अब एक दिन कोठी नंबर D5 के सामने खड़ी होती है। पुलिस की टीम मकान के अंदर जाती है और सभी तरफ जांच करती है कि कहीं कोई सुराग, कहीं कोई सबूत हाथ लग जाए जिससे इस केस के ऊपर से पर्दा उठ सके, लेकिन बदकिस्मती से कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो पुलिस खाली हाथ बाहर आ जाती है। अब इस कोठी की लोकेशन को देखा जाए तो इसके आगे वाले हिस्से में बस्ती थी, वही इसके पीछे वाले हिस्से में एक नाला, गंदा नाला बहता था जिसमें दुनिया भर की गंदगी भरी रहती थी। कभी बारिश के पानी से साफ हुआ तो ठीक, वरना पूरे साल इसी तरह गंदा पड़ा रहता था। एक आदमी की नज़र उसमें पड़ती है कि कई प्लास्टिक की थैली वहाँ पर पड़ी हुई है और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो एक थैली को लकड़ी से खींचता है और उसे खोल कर देखता है। भयानक बदबू के साथ वो जब इसे खोल कर देखता है तो वो पाता है कि किसी छोटे बच्चे के पाँव का निचला हिस्सा यानी कि तलवा इसके अंदर रखा हुआ है, वो भी काटा हुआ, मतलब पैर के तलवे का हिस्सा जो है वो काटा हुआ रखा है। अभी आदमी इस बात को पुलिस को बताता है। पुलिस जब इसे देखती है तो आदेश देती है कि पूरे नाले की तलाशी ली जाए और देखा जाए कि इसके अंदर अभी और कौन कौन से राज दफन हैं। तो सफाई कर्मी को बुलाया जाता है, उसे अंदर उतारा जाता है और सारी की सारी प्लास्टिक की थैलियाँ बाहर निकाली जाती है। और जब सारी थैलियाँ बाहर निकाली जाती हैं और उन्हें खोल कर देखा जाता है तो लोगों के होश वाक्ता हो जाते हैं। मीडियम साइज़ की थैलियाँ, किसी में बच्चे का कटा हुआ सिर, किसी का कटा हुआ हाथ और किसी का कटा हुआ पैर। लेकिन हैरानी की बात ये कि किसी भी थैली में किसी बच्चे का धड़ नहीं मिलता। अब पुलिस हैरान परेशान कि ये क्या भला है। अब सबसे पहले कोठी के मालिक और वहाँ के नौकर सुरेंद्र कोहली को अरेस्ट कर लिया जाता है पूछताछ के लिए। दोस्तों आज हम तो इस पर पुलिस वालों की खुद की हवा खराब हो जाती कि ये कैसे हो सकता है। कुल मिलाकर जब स्वीपर होता है, जो सफाई कर्मी होते हैं, उनको बुलाती है और फिर जब चेक करवाती है तो गिनती के 17 सर मिले थे वहाँ पर, 17 हेड, विच मीन्स कि 17 लोगों का तो कत्ल किया ही किया गया है यहाँ पर। अब तफ्तीश आगे बढ़ती है तो ये देखने में आता है कि 17 लाशें थी, 17 सिर थे, हाथ भी थे, पाँव भी थे, लेकिन किसी का भी धड़ का हिस्सा नहीं था। अब खैर मुनिंदर सिंह पुंढेर और सुरेंद्र कोहली जो है उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी थी, इनको अरेस्ट भी किया जा चुका था। अब बात थी इसकी इन्वेस्टिगेशन की कि एक्चुअल में हुआ क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न रहा होगा। तो जब पुलिस पहली मर्तबा इस केस में झांकती है तो उनको लगता है कि हो सकता है ये कि जो मानव अंगों की तस्करी का जो मामला होता है, जिसमें किडनी, लीवर, आंखें हो गया, हार्ट हो गया, हो सकता है कि ये लोग इस चीज़ की तस्करी करते हों
इसलिए इन्होंने धड़ का हिस्सा चुन लिया हो और बाकी सब फेंक दिए हो। लेकिन जब देखा गया कि इसमें आँख भी फेंक दी इन्होंने, तो आँखों का तो यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उसके अलावा दूसरी चीज़ ये भी है कि इन केस अगर आपको किसी के किडनी और लीवर का हिस्सा यूज़ करना है तो उसको आप 30 मिनट से 45 मिनट के भीतर ही यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद वो डेड हो जाते हैं। आँखों का यूज़ करना है तो वो 1 घंटे के अंदर आपको आँखें ट्रांसप्लांट कर देनी चाहिए, अदरवाइज़ वो भी यूज़लेस हो जाती है। एंड सेम गोज़ विद द हार्ट। तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर ना तो कोई ऐसे इक्विपमेंट है, और घर की तलाशी लेने पर पता चला कि इस टाइप का यहाँ पर ना तो कोई सीजर वगैरह है जिससे किसी का ट्रांसप्लांट किया जा सके या किडनी वगैरह निकाली जा सके, तो ऐसा तो कोई सिस्टम यहाँ पर है नहीं। तो ये चीज़ बिल्कुल रूल आउट हो जाती है कि जो शरीर के जो पार्ट्स होते हैं उनका यहाँ पर कुछ किया जाता होगा, ये चीज़ बिल्कुल रूल आउट हो जाती है। तो अब यहाँ पर पुलिस का दिमाग चकराता है कि अगर ये नहीं है, अगर ये लोग बॉडी की ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करते हैं, ह्यूमन पार्ट्स की ट्रैफिकिंग नहीं करते, तो फिर ये लोग क्या करते हैं कि सर काट देते हैं, हाथ काट देते हैं, पाँव काट देते हैं, लेकिन धड़ नहीं काटते हैं। जब मुनिंदर सिंह पंढेर से पूछा गया कि जी आप बताइए क्या चीज़ रही है इसके पीछे, तो मुनिंदर सिंह पंढेर बताता है कि वो एक बिजनेसमैन है, चंडीगढ़ से पंजाब भी जाता है, बाहर भी जाता है, लेकिन जब उसका ऐसे कई लड़कियों के साथ उसका होता है कि मुझे लड़कियों के साथ उनको जब लड़कियां चाहिए होती है, जब उनके शरीर की भूख बढ़ जाती है, बॉडी की नीड होती है कि उनको कोई लड़की की ज़रूरत है, तब वो नोएडा आता है। और नोएडा आता है, उसके पास कई दलाल होते हैं, उनको फ़ोन लगाता है, लड़कियां आती है, मुनिंदर सिंह पंढेर अपनी हवस मिटाता है और लड़कियों को जाने देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां आती थी और कई बार लड़कियां नहीं आती थी। तो जब लड़कियां नहीं आती थी तब मुनिंदर सिंह पंढेर वो सुरेंद्र कोहली को कहता था कि तुम मेरे लिए कोई लड़की का अरेंजमेंट कर दो। तो सुरेंद्र कोहली जो है वो अपने आसपास की कोई लड़कियां होती थी जो उसकी जान पहचान की थी, वो उनको बुलाता था, और मुनिंदर सिंह पंढेर जो है ये अपनी हवस मिटा लेता था। तो यहाँ पर मुनिंदर सिंह पंढेर का कहना था कि देखो मैं लड़कियां बुलाता था, अपनी बॉडी की, अपनी शरीर की हवस बुझाता था, बिल्कुल मैं इस चीज़ में मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी का कत्ल या फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं मैंने कभी नहीं करी। तो मुनिंदर सिंह पंढेर भी इस चीज़ से रूल आउट हो जाता है। अब बचता है सुरेंद्र कोहली। अब जब सुरेंद्र कोहली से पूछताछ, उसको इंटेरोगेट किया जाता है, वो इतना ढीठ किस्म का आदमी कि वो एक बात भी सच नहीं उगलता, नई नई कहानियाँ, और कभी भी वो ये नहीं बताता कि उसने एक्चुअल में क्या किया और जो किया है वो क्यों किया है। लेकिन जब पुलिसी अंदाज में कुछ दिन तक पूछताछ होती है तब ये जो सुरेंद्र कोहली है ये अपने पत्ते खोलता है और ये बताता है वो हैरान कर देने वाला है। सुरेंद्र कोहली अपनी कहानी सुनाता है, ये बताता है कि ये उत्तराखंड का रहने वाला है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा का। एक बीवी है इसकी, 2 बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं। तो वहाँ से ये रोज़गार की तलाश में दिल्ली आया था, और इसी बीच में, और ये बात है सन 2000 की, और इसी बीच में सन 2000 में मुनिंदर सिंह पंढेर भी नोएडा में कोठी खरीद लेता है। लेकिन 2000 से 2003 के बीच में जो सुरेंद्र कोहली है ये कर्नल के यहाँ पर जॉब करता है। खानसामा, बेसिकली खानसामा का काम था इसका, नौकर भी था, और खानसामा खाना बनाने में बहुत अच्छा था। तो 3 साल तक कर्नल के यहाँ काम करता। अब ये जो कर्नल था इसका मिलने वाला था मुनिंदर सिंह पंढेर। तो मुनिंदर सिंह पंढेर को जब ज़रूरत लगी कि उसको भी एक नौकर और एक खानसामा की ज़रूरत है जिसको खाना बना के भी खिला सके जब भी वो बाहर से यहाँ आता है, और घर की एक टेक केयर भी कर सके, तो जो कर्नल साहब है वो मुनिंदर सिंह पंढेर को सजेस्ट करते हैं सुरेंद्र कोहली का नाम। तो मुनिंदर सिंह पंढेर को जज जाती है, और सुरेंद्र कोहली 2003 में मुनिंदर सिंह पंढेर की कोठी पर एज ए खानसामा, एज ए नौकर काम करने आ जाता है। अब सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन एक दिन क्या होता है कि जब मुनिंदर सिंह पंढेर अपने शरीर की हवस बुझाने के लिए जब लड़कियों को बुलाता था तो जो सुरेंद्र कोहली है
वो जो दरवाजे के बीच में हल्का सा गैप होता था, तो वहाँ से उसको एंजॉय करते हुए देखता था। बेसिकली उसके अंदर भी उस तरह के भाव आते थे कि काश वो भी ये सब कर सकता। हालांकि उसके 2 बच्चे थे लेकिन वो खुद में ऐसा फील करता था कि इम्पोर्टेंट है, मतलब कि नपुंसक है, उतना मर्दानापन बचा नहीं है उसमें, वो उस टाइप का मर्दाना नहीं रहा है। तो वो जब मुनिंदर सिंह पंढेर को ये सब करते हुए देखता, उसके मन में भी एक उसके मन अंदर का जानवर जागता। और कई बार जब मुनिंदर सिंह पंढेर की जो लड़कियां होती है, वो उनको बोलता है कि मैं भी तुमको पैसे दूंगा, हम भी करते हैं। लेकिन जब एक लड़की उससे एग्री कर जाती कि ठीक है तुम मेरे को पैसे दो, तो सुरेंद्र कोहली उसको पैसे देता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता क्योंकि वो इम्पोर्टेंट हो चुका था। तो इस बात पर वो जो लड़की होती है वो उसका मजाक बनाती है, उसके मर्दानेपन को, उसके मैनहुड को लेकर। और किसी आदमी का उसके मर्दानेपन को लेकर, उसके मैनहुड को लेकर मजाक बनाना, ये कई केस में ख़तरनाक हो सकता है। क्योंकि आदमी ज़्यादा चीज़ें सह सकता है, बहुत सारी चीज़ें सह सकता है, लेकिन अगर कोई उसके मर्दानेपन का मजाक बनाए, ऐसा कुछ हो, तो उसका एक मेल ईगो जो है वो हर्ट हो जाता है। तो सुरेंद्र कोहली जो है उसका मेल ईगो हर्ट हो जाता है और उस लड़की को गर्दन दबाकर वहीं मार डालता है। उसका इरादा नहीं था, जैसा वो कहता है, उसका इरादा नहीं था उसको मारने का, लेकिन वो लड़की मर जाती है। अब चूंकि वो मर गई है तो इसका क्या किया जाए। तो सुरेंद्र कोहली यहाँ पर ये करता है कि उसके सिर काट देता है, उसके हाथ काट देता है, उसके दोनों पाँव काट देता है, और जो धड़ का हिस्सा बचा है उसके वो टुकड़े करता है, और टुकड़े करके उसको कुकर में बनाकर उसको खाता है। ये बात सुरेंद्र कोहली ने ऑन रिकॉर्ड बोली है। तो जब सुरेंद्र कोहली से पूछा गया कि ठीक है एक लड़की का आपने कत्ल किया, बाकी 17, तो इस बात पर सुरेंद्र कोहली बताता है कि जब उसने पहली बार उस लड़की का गोश्त खाया, उसके बाद उसको इंसानी जो मांस होता है, इंसानी मीट होता है, उसका चस्का लग गया। तो उसके बाद वो ऐसा करता कि घर के बाहर, चूँकि वो रूरल एरिया था, पीछे नाला था, आगे कोई ज़्यादा बस्ती थी नहीं, कोठियाँ थी, और वो कोठियाँ सारे रईसजादों की थी, तो कोई ज़्यादा ऐसे बाहर घूमता नहीं था, लेकिन पास में गरीब लोग भी थे। तो यहाँ पर सुरेंद्र कोहली क्या करता है कि वो चॉकलेट लेकर आता, छोटे बच्चों को देता और धीरे धीरे उनसे पहचान बनाता। और जब लड़की छोटी बच्चियों को चॉकलेट देता, वो कहती है अंकल और दो। सुरेंद्र कोहली उनको घर के अंदर ले जाता कि और चाहिए तो घर के अंदर आ जाओ, और वहाँ पर वो अपनी इस जो भी वारदात है उसको अंजाम देता। सबसे पहले लड़कियों को, लड़कों को गला घोंट कर मारता, फिर उनका सिर काटता, हाथ पांव काटता, और जो बीच का धड़ का हिस्सा है उसको पका कर खाता। इस तरह से सुरेंद्र कोहली ने 17 लोगों की जान ली। जब उसके घर की तलाशी हुई, तब उसके घर से जो पायल नाम की जो लड़की गुमशुदा हुई थी, उसका मोबाइल भी बरामद हुआ। लेकिन पुलिस के पूछने पर सुरेंद्र कोहली इस बात से साफ इनकार कर देता है कि उसके घर में पायल नाम की कोई लड़की आई थी कभी। लेकिन जब पुलिस ज़्यादा जोर देती है तो वो इसको भी कबूल कर लेता है। और 17 हेड जो मिले थे, 17 सिर मिले थे, 17 सिर के बिहाफ पे 17 लोगों के कत्ल का मुकदमा सुरेंद्र कोहली पर चलाया जाता है। तो अभी 10 से 12 केस में सुरेंद्र कोहली को फांसी हो चुकी है। 5 या 6 केस में इसको और फांसी की सज़ा सुनाई जानी बाकी है। जब एक बार ऐसा सारे केस की सुनवाई हो जाए तब यकीन मानकर चलिए कि सुरेंद्र कोहली को फांसी से कम कोई सज़ा नहीं हो सकती। और रही बात मुनिंदर सिंह पंढेर की, तो मुनिंदर सिंह पंढेर अभी ज़मानत पर रिहा हैं और एक गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। क्योंकि चाहे उन्होंने कुछ नहीं किया हो, लेकिन इतने बड़े हम नहीं कह सकते कि उन्होंने कुछ किया है या नहीं किया है, लेकिन चाहे वो छूट चुके, चाहे वो ज़मानत पे हैं, इस तरह के संगीन आरोप उन पर नहीं लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समाज में सिर उठाकर जीना मुहाल हो चुका है। तो उम्मीद है कि जल्द ही सुरेंद्र कोहली जैसे दरिंदे को फांसी की सज़ा सुनाई दी जाएगी। लेकिन बीच में ऐसा हुआ भी था कि कोर्ट ने फांसी की सज़ा मुकर्रर कर दी है और उसको फांसी के लिए मेरठ जेल में भेजने वाले थे। लेकिन हमारे देश में एक सिस्टम भी कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट
वो भी एक्टिव थे, तो उन्होंने ये अपील की कोर्ट से कि सुरेंद्र कोहली को अपना पक्ष रखने का भरपूर मौका नहीं दिया गया है, और इस वजह से रातों रात सुरेंद्र कोहली की जो फांसी वो टल जाती है। और 2006 की बात, अभी आप मान के चलिए 2021, तो ये 14 और एक ऑलमोस्ट 15 साल हो चुके हैं इस केस को, और अभी तक सुरेंद्र कोहली जैसा शख्स है वो जिंदा है। ये हमारे इंडिया का जुडिशियल सिस्टम भी है, और देखा जाए तो सही भी कह सकते हैं इसको, और देखा जाए तो ऐसे मामलों में इसको गलत भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, इनका भी रहना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो फिर मामला एक तरफा ही हो जाएगा। फिर जो, खैर मैं बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हूँ, यहाँ पर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, सबका अपना अपना अलग अलग नज़रिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं नए एपिसोड में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। गुड बाय, शुक्रिया।